मैं राकेश कुमार शर्मा आदर्श विद्या मंदिरों द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 9वीं विषय सामाजिक ज्ञान में अर्थशास्त्र में पाठ 1 पालमपुर गांव की कहानी। इस पाठ में अपन पालमपुर में खेती से संबंधित जानकारी करेंगे। सबसे पहले पालमपुर में लोगों का खेती उत्पादन ही मुख्य क्रिया है। पालमपुर में लगभग 75% लोगों की आजीविका का मुख्य साधन कृषि है। इसके अलावा जो कृषि पर निर्भर रहते हैं उन्हें अपन किसान या श्रमिक कहते हैं। इसके अलावा 25-30% पालमपुर के लोग गैर कृषि कार्य करते हैं, जिनके बारे में पूर्व में भी हमें जानकारी मिली है, जैसे दुकानदारी, परिवहन, लघु विनिर्माण, यानी गांव में अपन देखते हैं कि छोटी छोटी घरेलू कार्य के लिए, खाद्य सामग्री के लिए विभिन्न प्रकार की दुकानें होती है, उन्हें गैर कृषि कार्य कहते हैं। पालमपुर में कृषि की दृष्टि से विभिन्न प्रकार की कार्यविधि के द्वारा वहां के लोग खेती करते हैं, जिससे उनकी आजीविका चलती है। किसानों को अपनी भूमि मापने की मानक इकाइयां, यानी जो किसानों की भूमि होती है उसको समय समय पर मापा जाता है। उसके लिए कुछ मानक इकाइयां हैं, जैसे हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में लगभग 4 बीघा जमीन होती है। उसके बाद में भूमि को मापने की दूसरी इकाई होती है एकड़। 1 एकड़ जमीन में 3 बीघा के लगभग जमीन होती है। ऐसे ही होता है फिर बीघा। अपने गांव में ज्यादातर जमीन की जो जानकारी देते हैं किसान, वो बीघा के रूप में देते हैं। 1 बीघा में 20 बिस्वाह जमीन होती है और उसके बाद में बिस्वाह। ऐसे भूमि को मापने की मानक इकाइयां हेक्टेयर, एकड़, बीघा और बिस्वाह, ये भूमि को मापने की इकाइयां है। इसी प्रकार पालमपुर में जो लोग हैं वो विभिन्न प्रकार की फसलें बोते हैं मौसम के अनुरूप। जैसे खरीफ की फसल, ये फसल बरसात के दिनों में बोई जाती है। जैसे अभी जून जुलाई के महीने में बोई जाती है और फरवरी मार्च के महीने में इसको काटी जाती है, फसल पककर तैयार हो जाती है। इसके अंदर जैसे भी बरसात के दिनों में आप सब देखते होंगे, जो भैया बहन है, बाजरा है, ज्वार है, मूंगफली है। कई कई जगह पर खरीफ की फसल में मूंगफली, बाजरा, ज्वार आदि फसलें बोई जाती है। दूसरा प्रकार है रबी की फसल। ये नवंबर दिसंबर में बोई जाती है और फरवरी मार्च के महीने में ये पककर तैयार हो जाती है, उस समय काटी जाती है। इस फसल में आप देखते होंगे गेहूं, जौ, चना, सरसों इत्यादि फसलें रबी की फसल में बोई जाती है।
और अधिक लाभ लेने के लिए या ज़्यादा फसल पैदा करने के लिए किसान अपनी भूमि पर तीसरे प्रकार की जो फसल बोता है वो होती जायद फसलें। ये गर्मी के मौसम में मार्च और अप्रैल के महीने में बोई जाती है। जैसे किसान अपने पशुओं के लिए हरे चारे के लिए ज्वार, चरी और सब्जियों के लिए ककड़ी, टिंडे, तरबूज, इस प्रकार की फसलें जायद फसलों के रूप में तैयार करता है। पालनपुर में सिंचाई के लिए जो सुव्यवस्थित व्यवस्था है, पहले वहां पर 1960 के दशक के लगभग रहट, लाउचड़स आदि से कुओं से पानी निकालकर सिंचाई की जाती थी। लेकिन अब वहां पर बिजली की पर्याप्त व्यवस्था होने के बाद नलकूपों के माध्यम से खेतों की सिंचाई की जाती है, जिससे किसान पहले की अपेक्षा अब अधिक उत्पादन अपनी भूमि में कर सकता है और उससे उसको ज़्यादा लाभ होता है। इसलिए पालनपुर गांव में बिजली की व्यवस्था होने के बाद सिंचाई की भी ठीक ढंग से किसान अपने खेतों की सिंचाई करता है। पालनपुर में किसान अधिक उपज प्राप्त करने के लिए बहुविध फसल प्रणाली का उपयोग करता है। बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं? एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने की प्रणाली को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। एक से ज्यादा, जैसे अपन ने पूर्व में जानकारी की, खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद फसलें, इस प्रकार से किसान अपनी उपज बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की फसलें बोता है। सरकार के द्वारा भी और कृषि विभाग के द्वारा समय समय पर किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजना चलाई जाती है। इसी प्रकार की एक योजना चली कृषि क्षेत्र में, हरित क्रांति। हरित क्रांति किसे कहेंगे? लगभग 1960 के दशक में कृषि क्षेत्र में अमूलचूल परिवर्तन करके और उत्पादन में वृद्धि करना। कृषि क्षेत्र में अमूलचूल परिवर्तन करके उत्पादन में वृद्धि करना हरित क्रांति कहलाता है। अब इसके माध्यम से किसानों को क्या क्या लाभ दिए जा रहे हैं? जैसे सबसे पहले HYV बीजों का उपयोग। ये HYV बीज यानी सरकार के द्वारा जो प्रमाणित बीज होते हैं, इससे HYV बीजों के द्वारा एक पौधे से अनेक पौधे उगते हैं, जिसके द्वारा किसान को उत्पादन में वृद्धि होती है। जैसे कि पहले जो 1 बीघा में लगभग 13 क्विंटल गेहूं होते थे, वो 32 क्विंटल के लगभग हो गए हैं। ये HYV बीजों का ही उपयोग करने से ऐसा संभव हो पाया है। दूसरा, सिंचाई। ये अमूलचूल परिवर्तन किसे कहते हैं, इसकी जानकारी है। सिंचाई पहले रहट, लाउचड़स आदि से किसान सिंचाई करता था और वर्तमान समय में वो बिजली के द्वारा नलकूप का उपयोग करता है और इसके द्वारा जैसे सरकार के द्वारा भी अनुदान मिलता है किसान को,
और किसान स्वयं भी अस्थि पाइप, फवारा से बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली, क्योंकि भी पानी का अभाव है इसलिए फवारा और बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली के माध्यम से अपने खेतों की सिंचाई करके और फसल तैयार करता है। अगला प्रकार है इसमें रासायनिक खाद। किसान को अधिक उपज लेने के लिए रासायनिक खाद और बीज का उपयोग करता है। रासायनिक खाद का उपयोग करने से उसकी फसल में वृद्धि होती है। अगला है कीटनाशक दवाइयाँ। फसलों में समय समय पर किसान विभिन्न प्रकार के जो रोग लग जाते हैं या जो कीट लग जाते हैं, उन कीड़ों से अपनी फसल की सुरक्षा करने के लिए और उत्पादन को बढ़ाने के लिए कीटनाशक दवाइयाँ देता है। जैसे बाजार से लाता है और उसका फसल पर और सब्जियों पर छिड़काव करता है, जिसके द्वारा उसकी फसल को नुकसान नहीं होता है और उसको अधिक उपज मिलती है। इस प्रकार हरित क्रांति के माध्यम से किसान को कृषि करने में भी सुविधा हुई है और उसके उत्पादन में वृद्धि हुई है। आज अपन पालमपुर गांव में भूमि के मापन की इकाइयां, फसलें, सिंचाई से संबंधित व्यवस्था, बहुविध फसल प्रणाली, हरित क्रांति की जानकारी, ये सब आज के बिंदु में हमको मिली है। आगे की जानकारी इस पाठ से संबंधित हम कल प्राप्त करेंगे।